कुएं से निकले सफेद हाथ जमीन पर फैलते जा रहे थे। आरव पीछे हट गया। उसके हाथ में दूसरी चाबी थी और जेब में पहली चाबी। दोनों चाबियां एक साथ गर्म होने लगीं, जैसे हवेली उन्हें पहचान रही हो। कुएं के अंदर से कमला की आवाज आई, दूसरी चाबी ले ली, अब मेरी याद भी देखनी होगी। आरव ने डायरी खोली। पन्ने पर लिखा आया, भागो नहीं, याद से भागोगे तो याद तुम्हारा पीछा करेगी। लेकिन मुझे जाना कहां है? आरव ने घबराकर पूछा। डायरी के पन्ने अपने आप पलटे। रसोई, जहां कमला ने आखिरी बार आग जलाई थी। अचानक आंगन की एक दीवार में दरार पड़ गई। दरार धीरे धीरे खुलती चली गई और उसके पीछे एक संकरा रास्ता दिखने लगा। रास्ते से धुएं और जले हुए तेल की गंध आ रही थी। आरव ने टॉर्च उठाई और अंदर कदम रखा। रास्ता बहुत तंग था। दीवारें काली थीं, जैसे सालों तक वहां धुआं जमा हुआ हो। हर कदम पर उसे बर्तनों की खनखनाहट सुनाई देती। ठन ठन ठन, जैसे कोई रसोई में खाना बना रहा हो। थोड़ा आगे जाकर रास्ता खत्म हुआ। आरव एक बड़ी पुरानी रसोई में खड़ा था। कमरे के बीचों बीच मिट्टी का बड़ा चूल्हा था। उसके पास लोहे की कड़ाही उलटी पड़ी थी। दीवारों पर पुराने तांबे के बर्तन लटके थे। फर्श पर राख फैली थी। रसोई खाली थी, लेकिन फिर भी वहां किसी की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। आरव ने धीरे से कहा, कमला, डायरी तुरंत कापी, उसका नाम मत पुकारो, उसे याद करो। आरव चुप हो गया। तभी चूल्हे में अपने आप आग जल उठी। धीरे धीरे रसोई बदलने लगी। टूटी दीवारें नई हो गईं, बर्तन चमकने लगे, धुआं भर गया। बाहर से लोगों की हंसी, बातें और घोड़ों की आवाज आने लगी। आरव समझ गया, दूसरी याद शुरू हो चुकी थी। चूल्हे के पास एक औरत बैठी थी। उम्र करीब 35 साल। माथे पर पसीना, हाथों में आटे की परत, आंखों में थकान, लेकिन चेहरे पर अपनापन। वह थी कमला। उसके पास एक छोटा लड़का खड़ा था। मां, घर कब चलेंगे? लड़के ने पूछा। कमला ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बस ठाकुर साहब के मेहमान खा लें फिर चलेंगे। लड़के ने मासूमियत से पूछा, तुम रोज इनके लिए खाना क्यों बनाती हो? कमला कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि बेटा, गरीब आदमी की मेहनत ही उसका सहारा होती है। आरव यह सब चुपचाप देख रहा था। कमला अपने बेटे से प्यार से बात कर रही थी। उसे देखकर किसी को नहीं लगता कि कुछ ही देर बाद उसका नाम हवेली की बलियों में जुड़ जाएगा। तभी रसोई का दरवाजा खुला। ठाकुर वीर सिंह अंदर आया। युवा, घमंडी और आंखों में वही ठंडापन। कमला, उसने कहा, आज रात खाना बहुत खास होना चाहिए, बड़े मेहमान आए हैं। कमला ने सिर झुकाया। जी ठाकुर साहब। ठाकुर की नजर उसके बेटे पर गई। यह लड़का यहां क्या कर रहा है? कमला डर गई। मालिक, घर पर कोई नहीं था, इसीलिए साथ ले आई। ठाकुर ने लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा। बच्चे बहुत देखते हैं और जो ज्यादा देखते हैं वे जल्दी बोलना सीख जाते हैं। कमला ने अपने बेटे को पीछे कर लिया। यह कुछ नहीं जानता मालिक। ठाकुर मुस्कुराया। अभी नहीं, लेकिन हवेली में जो आते हैं वे खाली नहीं जाते, कुछ न कुछ देख ही लेते हैं। आरव की मुट्ठियां कस गईं। वह जानता था कि यहां कुछ भयानक होने वाला है। ठाकुर चला गया। कमला ने जल्दी से अपने बेटे से कहा, तू पीछे वाले दरवाजे से बाहर जा, सीधे घर जाना, किसी से बात मत करना। लड़का डर गया। मां तुम, मैं आ जाऊंगी। लड़का भाग गया। कमला ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसे बाहर से धीमी आवाज सुनाई दी, किसी लड़की की रोने की आवाज। मुझे घर जाना है। कमला ने चूल्हे से हाथ हटाया। कौन? आरव का दिल धड़क उठा। यह अनिका की आवाज थी। कमला धीरे धीरे रसोई के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ी। वहां एक छोटा दरवाजा था जो शायद तहखाने की तरफ जाता था। दरवाजे के नीचे से नीली रोशनी आ रही थी। कमला ने दरवाजा थोड़ा खोला। अंदर से मंत्रों की आवाज आ रही थी। आरव उसके पीछे गया। दरार से नीचे का दृश्य दिख रहा था। ठाकुर और उसके आदमी तहखाने में खड़े थे। बीच में एक बच्ची बैठी थी, अनिका। उसके हाथ बंधे थे। कमला के चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान, उसने फुसफुसाया। तभी पीछे से आवाज आई, देख लिया। कमला पलटी। ठाकुर उसके पीछे खड़ा था। कमला पीछे हट गई। मालिक, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं कसम खाती हूं। ठाकुर ने दरवाजा बंद कर दिया। तुम सब यही कहते हो, मेरा बच्चा है मालिक, मुझे जाने दो। ठाकुर की आंखें ठंडी हो गई। तुम्हारा बच्चा अब अनाथ नहीं होगा। उसे बताया जाएगा कि उसकी मां कुएं में गिर गई। कमला चीख पड़ी। नहीं। आरव आगे बढ़ा।
लेकिन वह फिर याद को छू नहीं पाया। ठाकुर ने अपने आदमियों को इशारा किया। 2 आदमी अंदर आए। उन्होंने कमला को पकड़ लिया। कमला छूटने की कोशिश करती रही। मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे छोड़ दो, मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा है। उसकी चीखें रसोई की दीवारों से टकराईं, लेकिन हवेली चुप रही। ठाकुर ने कहा, जो राज देखे वह हवेली का हिस्सा बनता है। दृश्य फिर बदल गया। अब आरव आंगन में था। रात थी, बारिश हो रही थी। सूखे कुएं के पास कमला को घसीट कर लाया गया। कमला रो रही थी। मेरा नाम मत मिटाना, मेरे बेटे से कहना कि मैं उसे छोड़कर नहीं गई। ठाकुर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा नाम अब सिर्फ एक संख्या है। उसने अपने आदमी को इशारा किया। कमला को कुएं में धक्का दे दिया गया। आरव चीखा, नहीं। कमला की चीख कुएं के अंधेरे में गिरती चली गई। फिर सब शांत हो गया। दृश्य टूट गया। आरव फिर उसी पुरानी रसोई में था। चूल्हे की आग बुझ चुकी थी। हवा में राख उड़ रही थी। उसकी आंखें नम थीं। कमला कोई बलि नहीं थी। उसने धीमे से कहा, वह मां थी। रसोई के कोने से आवाज आई, तुम मेरा नाम याद रखोगे? आरव ने टॉर्च घुमाई। कमला की आत्मा वहां खड़ी थी। उसके बाल गीले थे, चेहरा पीला था, आंखों में दर्द था, लेकिन अब गुस्सा पहले जितना नहीं था। आरव ने कहा, हां, तुम्हारा नाम कमला है। तुम रसोई में काम करने वाली नौकरानी नहीं थी, तुम एक मां थी। तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कमला की आंखों से काले आंसू बहने लगे। मेरा बेटा, उसे किसने बताया कि मैं भाग गई? आरव ने चुपचाप सिर झुका लिया। कमला समझ गई। ठाकुर। उसकी आवाज में दर्द फिर गुस्से में बदलने लगा। रसोई के बर्तन अपने आप हिलने लगे। डायरी खुली। उसे सच दो, बदला नहीं। आरव ने जल्दी से कहा, कमला, अगर तुम बदले में फंस गई तो ठाकुर जीत जाएगा। उसे तुम्हारा नाम मिटाना था, मैं उसे नहीं मिटने दूंगा। कमला धीरे धीरे शांत हुई। मेरे बेटे का नाम? आरव ने पूछा। क्या था? कमला ने कांपती आवाज में कहा, मोहन। रसोई की दीवार पर राख से 2 शब्द उभरे। कमला। मोहन की मां। कमला की आत्मा उस लिखावट को देखती रही। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की शांति आई। अब मैं बलि नहीं हूं, उसने कहा। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, तुम कमला हो। दीवार पर उसका नाम चमक उठा, कमला, मुक्त। जैसे ही यह शब्द उभरा, रसोई में जलती राख सफेद रोशनी में बदल गई। कमला की आत्मा धुंधली होने लगी। आरव, उसने कहा, तीसरी चाबी सावधान होकर लेना। वह चाबी किसी मृत आत्मा के पास नहीं, एक भूली हुई पहचान के पास है। मतलब? कमला ने चूल्हे की राख की तरफ इशारा किया। राख में एक काला हाथ उभरा। हाथ ने दीवार पर लिखना शुरू किया। आरव डरते हुए पीछे हट गया। दीवार पर शब्द बने, तीसरी चाबी उस कमरे में है जहां किसी ने अपना नाम भूलकर मौत को गले लगाया था। आरव ने पढ़ा, नाम भूलकर मौत को गले लगाया। कमला की आवाज बहुत दूर से आई, श्याम को ढूंढो। इतना कहकर वह गायब हो गई। उसी पल रसोई का दरवाजा जोर से खुला। ठाकुर वीर सिंह बाहर खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। 2 बलियां मुक्त कर दी तुमने, वो गरजा। अब हवेली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। आरव ने दोनों चाबियां कसकर पकड़ी। ठाकुर मुस्कुराया। तुम्हें लगता है तुम आत्माओं को मुक्त कर रहे हो? नहीं आरव, तुम हर मुक्ति के साथ आखिरी कमरे को कमजोर कर रहे हो। और जब आखिरी कमरा खुलेगा, वह थोड़ा झुककर बोला, तो अनिका नहीं निकलेगी, कुछ और निकलेगा। आरव का दिल कांप गया। क्या? ठाकुर ने जवाब नहीं दिया। उसने बस हाथ उठाया। रसोई के सारे बर्तन हवा में उड़ गए और आरव की तरफ तेजी से आने लगे। आरव नीचे झुका और भागा। पीछे से ठाकुर की आवाज आई, तीसरी चाबी ढूंढो अर्जुन के बेटे। मैं देखना चाहता हूं कि तुम सच सह पाते हो या नहीं। आरव अंधेरे कॉरिडोर में दौड़ता चला गया। उसके कानों में कमला की आखिरी बात गूंज रही थी, श्याम को ढूंढो। और फिर कॉरिडोर की दीवार पर अपने आप एक नया दरवाजा उभरा। दरवाजे पर लिखा था, नामहीन कमरा,